धर्मपाल व्यापारी गांव का सबसे अमीर आदमी था। वह बड़े ही कठोर स्वभाव का था। अपने खेतों और जायदाद की देखभाल करने में किसी पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब से उसका एक पुराना नौकर उसे छोड़कर गया, तब से उसे अपने कामों के लिए एक नए नौकर की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी बीच गांव का एक सीधा सादा लड़का रघु उसके पास नौकरी मांगने आ गया। रघु भोला भाला पर उत्साही था। वह अपने गांव में नए नए काम आजमाने के लिए मशहूर था, चाहे उस काम में उसकी समझदारी हो या ना हो। धर्मपाल ने पहले तो उसे टालने की सोची, पर जल्दी ही एक योजना उसके मन में सूझ गई। उसने सोचा कि रघु को ऐसी जगह भेजा जाए जहां वह खुद परेशान हो और खुद ही नौकरी छोड़ दे। धर्मपाल ने सोचा, रघु को कुछ ऐसा काम दूंगा जो उसके बस का ना हो। जब वह हर बार असफल होगा तो खुद ही मुझसे दूर चला जाएगा। अगले दिन धर्मपाल ने रघु को बुलाया और कहा, रघु, अब तुम्हें मेरी जमीनों का हिसाब किताब रखना होगा। रोज जाकर देखना होगा कि कौन कौन सा खेत सींचा गया है और किसकी देखभाल की जरूरत है। अगर एक भी खेत बिगड़ा तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। रघु ने जोश में आकर कहा, मालिक, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। धर्मपाल मन ही मन हंस पड़ा। उसे यकीन था कि रघु कभी भी इस काम को ठीक से नहीं कर पाएगा, लेकिन रघु का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। वह पूरे गांव में जाकर अपनी नई जिम्मेदारी का बखान करने लगा। लोगों ने उसके इस नए काम का मजाक उड़ाया, पर रघु ने किसी की परवाह नहीं की। रघु हर रोज खेतों में जाने लगा और अपने अंदाज में काम करने की कोशिश करने लगा। कभी वह पानी की पाइप खेतों में उल्टी बिछा देता, तो कभी बिना देखे ही खाद डाल देता। एक बार तो उसने पूरे खेत में जरूरत से ज्यादा पानी भर दिया, जिससे फसलें खराब होने लगी। फिर भी रघु हर दिन अपने काम में मग्न रहता। उसे लगता था कि वह सब ठीक कर रहा है और मालिक उससे खुश होंगे। हफ्ते भर बाद धर्मपाल ने अपने खेतों का जायजा लिया और पाया कि हर जगह गड़बड़ी हो गई थी। कहीं पानी सूखा पड़ा था, तो कहीं खेत पानी में डूबा हुआ है। गुस्से में तमतमाते हुए उसने रघु को बुलाया और चिल्लाया, तूने मेरी सारी जमीन बर्बाद कर दी, अब बस हो गया। मुझे तेरी हरकतों से तंग आ चुका हूँ। रघु ने शांति से कहा, मालिक, मैंने तो सब ठीक किया, बस थोड़ी गड़बड़ हो गई। धर्मपाल ने सिर पकड़ते हुए सोचा कि अब उसे रघु से छुटकारा मिलना ही चाहिए। उसने गांव में घोषणा कर दी कि अब वह किसी और को अपनी जायदाद का जिम्मा सौंपेगा। कुछ दिन बाद धर्मपाल ने साहूकारी का काम किसी और को सौंप दिया और रघु से कहा, रघु, तू अब आजाद है, मैं तुझे नौकरी से हटा रहा हूँ। रघु ने यह सुनकर राहत की सांस ली और हंसते हुए धर्मपाल से बोला, मालिक, मैं भी यही चाहता था। आपके साथ रहते रहते बहुत कुछ सीखा, पर अब मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। धर्मपाल ने मन ही मन राहत की सांस ली कि अब रघु उसकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। उसने सोचा कि अब वह अपनी जायदाद पर ध्यान दे सकेगा। पर अगले ही दिन उसे एक खबर मिली, रघु ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। वह बच्चों को खेतों और फसलों के बारे में सिखा रहा था, जो खुद उसने धर्मपाल की जमीन पर सीखा था। धीरे धीरे रघु का यह काम पूरे गांव में सराहा जाने लगा। लोग उसकी समझदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। धर्मपाल को यह देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा था कि रघु किसी काम का नहीं है, पर वही अब गांव के बच्चों का शिक्षक बन गया था। धीरे धीरे धर्मपाल को यह एहसास हुआ कि रघु ने जो कुछ भी सीखा, वह सब उसने उसकी जायदाद के साथ की गई गलतियों से ही सीखा था। रघु की कड़ी मेहनत और उसकी सच्चाई ने धर्मपाल को अंदर से झकझोर दिया। उसने सोचा कि शायद उसने रघु को समझने में गलती की। कुछ समय बाद धर्मपाल रघु के पास गया और उससे कहा, रघु, मैं तुम्हें गलत समझता था। तुमने जो कुछ भी सीखा वो अपने दम पर सीखा और अब तुम पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गए हो। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? रघु मुस्कुराया और नम्रता से जवाब दिया, मालिक, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मैं अपनी राह पर चलना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने आपके खेतों से कुछ सीख पाया। धर्मपाल ने झुकते हुए कहा, तुम सही थे,
कर्म का चक्र हमेशा लौटता है। तुमने जो मेहनत की उसका परिणाम अब सब देख सकते हैं। रघु ने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा और धर्मपाल ने उससे प्रेरणा लेकर अपने कर्मों को बदलने का निर्णय लिया। गांव में दोनों की कहानी आज भी मिसाल के रूप में सुनाई जाती है, जो यह सिखाती है कि सच्चे मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। माधव का अनमोल दान। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक भिखारी रहता था। वह अपनी झोली में कुछ अनाज के दाने रखता ताकि लोग उसकी हालत देखकर उसे भीख में कुछ दे सकें। उसका जीवन भीख मांगकर ही चलता था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जीवन किस ओर जा रहा है या उसे क्या करना चाहिए। उसकी झोली में जो भी थोड़ा बहुत बचता, वही उसके दिन भर के खाने और रात के सपनों का सहारा था। माधव के दिन यूं ही कट रहे थे। गांव के चौक पर वह हर दिन बैठता और लोगों से 2 निवाले के लिए मदद की उम्मीद करता। जब कभी कोई उसे कुछ दे देता तो उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी छा जाती, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। एक दिन वह चौक पे बैठा था, तभी उसने देखा कि दूर से एक चमचमाता हुआ रथ उसकी ओर आ रहा है। रथ की रफ्तार धीमी हुई और उसके पास आकर रुक गई। रथ को देखते ही माधव समझ गया कि यह राजा का रथ है। उसके दिल में उम्मीद जगी कि शायद राजा मुझे कुछ देगा, जिससे उसका जीवन संवर सकता है। उसके मन में विचार आने लगे कि शायद राजा उसे ढेर सारा अनाज दे देगा या सोने की कोई चीज, जिससे उसकी गरीबी मिट जाएगी। वह यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रथ माधव के पास रुक गया और राजा नीचे उतरा। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने जैसे ही राजा की बात सुनी, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। राजा ने उसके सामने हाथ फैलाकर कहा, माधव, मेरे राज्य पर संकट है और ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट को टालने के लिए मुझे सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति से कुछ भीख मांगनी होगी, इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। यह सुनकर माधव दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा जैसे व्यक्ति को भीख मांगनी पड़ सकती है, वह भी एक साधारण भिखारी से। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजा को क्या दे सकता है, क्योंकि उसके पास तो खुद कुछ भी नहीं था। माधव का मन बहुत ही दुविधा में था। उसके पास खुद के लिए भी मुश्किल से कुछ था, फिर वह राजा को क्या देता। उसके मन में विचार आया कि यदि राजा को कुछ नहीं दिया तो शायद उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा न रहे। परंतु उसे यह भी डर था कि यदि उसने ज्यादा दे दिया तो वह खुद भूखा रह जाएगा। काफी सोचने के बाद माधव ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक अनाज का दाना निकाला। उसने अनमने मन से वह दाना राजा को दे दिया। राजा ने बिना कुछ कहे वह दाना लिया, उसे अपने पास रखा और रथ में बैठकर चला गया। राजा के चले जाने के बाद माधव को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि उसे राजा को और भी कुछ देना चाहिए था। दिन भर भिक्षा मिलती रही, परंतु उसके मन की बेचैनी नहीं गई। हर बार झोली में हाथ डालते ही उसे उस एक दाने की याद आती जो उसने राजा को दिया था। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने किसी बड़े अवसर को खो दिया है। रात हुई और माधव अपने झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा और अपनी झोली को खाली करने लगा तो उसकी नजर उस एक दाने पर पड़ी जो उसने राजा को दिया था, लेकिन वह दाना अब सोने का हो चुका था। उसे देखकर माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा कि यदि उसने अधिक अनाज राजा को दिया होता तो शायद उसे और सोने के दाने मिलते। माधव को अब समझ में आया कि उसने राजा को थोड़ा ही दिया और उसका परिणाम भी वैसा ही मिला। लालच और डर के कारण उसने अवसर को खो दिया। इस घटना से माधव ने यह सीख ली कि जीवन में हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। सच्ची खुशी और सफलता देने में ही है। कहानी यह संदेश देती है कि जब हमें दूसरों की मदद करने का अवसर मिले तो हमें बिना किसी स्वार्थ के उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं।